वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था और उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी वर्णों का विभाजन किस प्रकार से करते हैं, उस विभाजन का जो पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, उस पहले हिस्से के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग उच्चारण के आधार पर वर्णों के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी कंपटीशन क्लासेस हैं, उन कंपटीशन क्लासेस में इनका महत्व तो बहुत ही अधिक है। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है, मूल रूप से दो भागों में इनको विभाजित किया गया। नंबर एक, स्थान के आधार पर का मतलब हो गया उच्चारण का जो स्थान है, स्थान के आधार पर, और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। आज हम लोग स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से अपना जो मुख्य विवर है, उस मुख्य विवर की अंदर जितने भी अवयव हैं, जैसे दंत यानी दांत हैं, होठ हैं, जीभ हैं, तालवा है जिसे हम लोग तालू बोलते हैं, मुर्दा है। आप लोग मुंह में देखते हैं एक जगह सॉफ्ट स्थान भी है मुंह का। उन सब जगहों से हमारे जितने भी व्यंजन हैं, हमारे जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण होता है। अब इनका उच्चारण जब होता है तो जीभ की जो स्थिति है, वह स्थिति मुंह के जितने भी अवयव हैं उन अवयवों को स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद इनका उच्चारण होता है। तो आप लोग यह जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में मुख्य विवर का चित्र दिया गया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद नासिका, नासिका के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। यह जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस चित्र में जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, यह आपको ये दर्शाने के लिए है कि हमारे मुख्य विवर में कौन सा स्थान कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर मौजूद है। अब हम इन सब को एक सारणी के माध्यम से सीखेंगे। सारणी के माध्यम से हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे और वह सारणी इस प्रकार की होगी कि आपको वास्तव में लगेगा कि क्रमबद्ध तरीके से किसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो चलिए अब हम लोग अपनी सारणी का निर्माण करते हैं। तो उस सारणी में सबसे पहला जो स्थान आता है, सबसे पहले क्रम संख्या, ताकि आपको पता रहे कि मूल रूप से उच्चारण के स्थान कितने हैं। उसके बाद उच्चारण का स्थान कौन सा है, उस उच्चारण के स्थान के बारे में। फिर अब उच्चारण किस किस का होता है, किस किस का किया जाता है, इसके बारे में। उच्चारण स्थान आ गया। उच्चारण स्थान के बाद यहाँ पर व्यंजन की बात होती है। अब व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, वो सारे के सारे व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद व्यंजन के बाद स्वरों की बात होती है कि स्वर कौन से हैं, किस स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, और मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है उस ध्वनि का नाम क्या है।
तो ये एक सारणी व्यवस्थित तरीके से यदि हम लोग समझते हैं, सीखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कंपटीशन में इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उस चित्र में दिखाया था और आप लोगों को पता चला कि किस प्रकार से प्रथम स्थान जब मुख से निकलता है तो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। इस प्रकार से ये मूल 5 चीज़ें हैं। नासिका का भी सहयोग मिलता है हम लोगों को, लेकिन मूल जो चीज़ें हैं वह 5 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। दूसरे नंबर पर है तालु। तीसरे नंबर पर है मूर्धा। कहीं ऐसे भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। मूर्धा के बाद चौथे नंबर पर है दंत। 5वें नंबर पर है ओष्ठ। यानी मुख्य रूप से ये 5 चीज़ें हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद क्या होगा 6 नंबर पर? 6 नंबर पर क्या होगा? कंठ और तालु दोनों को मिलाकर होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा कंठ तालु। और जोड़ने में भी आप लोग ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं कि 5 के बाद पहले और दूसरे को जोड़ना है। 5 के बाद पहले और दूसरे को जोड़ना है। पहले और दूसरे को जोड़ने के बाद कंठ तालु को जोड़ने के बाद 7वें नंबर पर, यानी 5 के बाद पहले दूसरे को जोड़ दिया और उसके बाद आपको कंठ और ओष्ठ को जोड़ना है। कंठ और ओष्ठ को जोड़ना है। इसको हम कंठोष्ठ कह सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इनको अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले वास्तव में कि इनका उच्चारण स्थान इस प्रकार से हुआ है। कंठ के बाद कंठ ओष्ठ। और उसके बाद अंतिम जो 2 बचते हैं उन अंतिम 2 को जोड़ा जाता है। पहले क्या हुआ? 5 तो हम लोगों को याद हो गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद क्या होगा? पहले और दूसरे को जोड़ना, कंठ प्लस तालु। फिर 7वें नंबर पर किसको करना? ये आसान तरीका है। फिर क्या करना है? पहले को और 5 को, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना उन 5 के हिसाब से। उसके बाद क्या बात करते हैं? अंतिम जो 2 बचते हैं, चौथा और 5वां, दंत प्लस ओष्ठ। इन दोनों को मिलाकर जो ध्वनि बनती है वो दंतोष्ठ कहलाती है। तो यहाँ तक ये मूल चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग 9 नंबर पर स्वर यंत्र की बात करते हैं और 10 नंबर पर नासिका की बात करते हैं। नासिका की ध्वनि आप सबको पता ही है, नाक से जो निकलते हैं अपने जो पंचम अक्षर हैं, तो इसलिए ज़्यादा नासिका महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार या अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कीजिए। हम इसका पूरा का पूरा विवरण करने वाले हैं। चलिए, ये जो 2 ध्वनियाँ हैं, इन 2 ध्वनियों के बारे में हम लोग ये 8 मूल रूप से ध्यान करना। इन 2 ध्वनियों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। 9 नंबर पर है स्वर यंत्र और 10 नंबर पर है नासिका। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। अब हम कंठ और तालु की बात करते हैं। तो कंठ और तालु कितने नंबर पर आ गया? आप लोग कहेंगे 6 नंबर पर।
आप लोगों को मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उच्चारण स्थान याद होने चाहिए। कई लोग तो उनको याद ही नहीं करते, या मैं कहता हूँ याद करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, फिर क्या करना है, अगला जो स्टेप आएगा कंठ तालु का, कंठ ओष्ठ का, दंत ओष्ठ का, फिर स्वर यंत्र और नासिका। ये 10 मूल जो ध्वनियाँ हैं, उच्चारण स्थान हैं, वह इन उच्चारण स्थान के आधार पर अब हम इनका पूरा वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले व्यंजनों की बात करते हैं। कंठ के अंतर्गत कौन आता है? क से कंठ, कैसे क वर्ग। तो सबसे पहले कौन आ गया? कंठ आ गया। कंठ में क वर्ग आ गया। क वर्ग के साथ और कौन आएगा? हालांकि मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि 2 ध्वनियाँ लगभग एक जैसी होती है। कौन कौन सी? एक तो ह की ध्वनि और एक विसर्ग की ध्वनि। इन दोनों ध्वनियों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करने पर हमारे नाभि स्थल पर हलचल होनी चाहिए। जब नाभि स्थल पर हलचल होगी तो आप ये मान के चलिए कि इनका उच्चारण हम लोगों ने ठीक ढंग से किया है। क वर्ग हो गया और उसके बाद विसर्ग आ जाएगा। सबसे पहले तो कंठ की बात करते हैं। अब हम कंठ के अंतर्गत स्वर कौन से आएंगे? तो कंठ के अंतर्गत स्वर जो होंगे वह होंगे अ और आ। तालु की बात करते हैं। तालु, तालवा, च वर्ग। अब इस च वर्ग के साथ हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि च वर्ग जो है तालु है। च वर्ग जो है वो कौन है? हम लोग कह सकते हैं कि च वर्ग जो है वह स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग स्पर्श व्यंजन है, आप सबको पता है, हमने पहले भी स्पर्श व्यंजन के बारे में अध्ययन किया था। तो क वर्ग और कंठ के अंतर्गत अन्य कोई भी नहीं आता। अब हम स्पर्श व्यंजन के बाद यहाँ और किसकी बात कर सकते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की बात होने के बाद आप लोग अंतस्थ व्यंजन की बात कर सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद आप लोग ऊष्म व्यंजन की बात कर सकते हैं। अब इनका क्रम इस प्रकार से चलेगा। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे। च वर्ग। अब अंतस्थ की बात करते हैं। पहले को तो छोड़ ही देना है। पहले तो ना तो अंतस्थ प्रारंभ हुआ था ना ऊष्म प्रारंभ हुआ था। एक को छोड़कर उसके बाद अंतस्थ को प्रारंभ करते हैं। तो उसके बाद कौन आ गया? ये आ गया। अब ऊष्म की बात करते हैं तो ऊष्म में कौन आ गया? श आ गया। अब इस श की भी बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहता है कि च वर्ग और श वर्ग एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। च वर्ग और श वर्ग दोनों ही एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। इसलिए आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना कि जब च आएगा और इस च के साथ यदि श का आगमन करना है तो हमेशा यही से आएगा। इसीलिए कहा गया कि च और श एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि च का बेस्ट फ्रेंड कौन सा स है? तो आप कहेंगे श, शंकर वाला स। इस प्रकार से आप लोग कहेंगे। तो इन दोनों की बातें हो गई। अब स्वर की बात करते हैं तो स्वर में ई और ई हो जाएगा। अब मूर्धा की बात करते हैं। इसको समझना है। मूर्धा ट, आप लोग जब ट का उच्चारण करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपकी जो जीवा है, आपकी जो रचना है, आपकी जो जीभ है, वह जीभ बिल्कुल गोल घूमती है। घूमने के बाद मुंह का एक ऊपर का जो खड्डे जैसा हिस्सा है, उस खड्डे जैसे हिस्से को स्पर्श करती है ट। तो स्पर्श करने के बाद वह जीभ वापस नीचे आती है। तो वहाँ जहाँ स्पर्श करती है वहाँ पर वह स्थान मूर्धा कहलाता है। च का उच्चारण करते हैं तो च बोलते समय जीभ का अंदर का जो हिस्सा है वो अपने जो कोमल तालु है उस तालुओं को छूती है। तो कंठ हो गया, तालु हो गया। अब मूर्धा की बात करते हैं तो आप लोग इसके उच्चारण से भी समझ सकते हैं कि यदि आप अपनी जीवा को गोल मोड़ते नहीं हैं तो आप लोग देखेंगे ट का उच्चारण हो ही नहीं रहा है।
तो ट का उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जीवा को गोल घुमाना पड़ेगा, ट घुमाने के बाद उसको नीचे लाना पड़ेगा, और जहाँ जीवा स्पर्श करती है, रचना जीभ स्पर्श करती है, वही स्थान मूर्धा कहलाता है। तो ट वर्ग हो गया। र बोलते तो र बोलते हैं, तो र क्या करता है, र बोलने पर, अब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा, यहाँ पर र हो जाएगा। तो कंटिन्यू चल रहा है, य और याद करने का तरीका भी हो गया, समझने का तरीका भी हो गया, ये और रे हो गया। और श के बाद कौन सा से आता है, तो आप कह देंगे श के बाद तो भाई ये वाला से आता है। तो वही बात है, च का परम मित्र श कौन सा है, शंकर वाला। तो ट का परम मित्र श कौन सा होगा, षटकोण वाला, षष्ठ वाला, ऐसा कहेंगे। तो ये एक दूसरे के परम मित्र हैं, ट के साथ यही आने वाले हैं। अब उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक शब्द लिखा निश्चित, तो च से पहले कौन आया, श आया। कौन सा श आया, शंकर वाला श आया। आप लोग शब्द लिखते हैं धनुष टंकार, तो ट के साथ कौन सा स आया, भैया आप लोग खुद समझिए कि इस स का प्रयोग यहाँ पर तो नहीं हुआ, इस स का प्रयोग यहाँ पर तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, ये एक दूसरे के परम मित्र हैं, इसलिए नहीं हो सकता। इसके साथ यही आएगा, इसके साथ यही आएगा, ये फिक्स है। अब फिक्स होने का कारण भी आपको पता है, क्योंकि इनका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण स्थान ये है, इन दोनों का उच्चारण स्थान ये है, इसलिए ये अगर आएंगे तो एक के साथ ही आएंगे, दो अलग अलग ध्वनियों वाले साथ में नहीं आते। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ट वर्ग के साथ ये से आ गया। अब हम यहाँ बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं। तो स्वर में कौन होगा, री हो जाएगा। अब दंत की बात करते हैं, दंत, दंत के साथ कौन होगा, त। आप तय का उच्चारण करके देख लीजिए, क्या होगा, अपनी जीवा है वो दांतों को स्पर्श करेगी, बिना स्पर्श करके, आप बिना स्पर्श किए आप तय का शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं सकते, दांतों को स्पर्श करती है। तो इसीलिए कहा गया कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। क्यों है, क्योंकि जैसा बोला जाता है वैसा ही हिंदी में लिखा जाता है, इसलिए हिंदी को वैज्ञानिक भाषा कहा गया। और वैज्ञानिक होने का प्रमाण है, ये उच्चारण स्थान वैज्ञानिक होने का प्रमाण है। तो आप लोग इसको समझना अति आवश्यक है। ये आ गया, रे आ गया। फिर ल जब बोलते हो तो ल बोलते समय जीभ कहाँ स्पर्श करती है, दांतों को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर ल आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से य ल और ऊष्म व्यंजन में कौन बच गया, ऊष्म व्यंजन में श बच गया। यही बचा था, एक साथ उच्चारण स्थान होता है तो एक दोहा भी चलता है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है, तुलसीदास निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें क्या हो गया, तो तुलसीदास देखत तुम्हारी निठुराई, तो उसमें सारे के सारे दंते का प्रयोग हुआ। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी इस दंते के, अन्य से भी हो सकता है, लेकिन दंते वाला सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। तुलसीदास निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो क्या हो गया, श का भी प्रयोग हो गया, त का भी प्रयोग हो गया, तो इसलिए वो एक अनुप्रास अलंकार बन गया। तो वहाँ पर इसका अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, काव्यों में भी इसका अच्छा उदाहरण है। ये चीज़ होने के बाद फिर बचता कौन है, इधर हम बात करते हैं दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। औष्ठ की बात करते हैं, वैज्ञानिकता का प्रमाणीकरण है ये सब चीज़ें। वैज्ञानिकता कहाँ प्रकट होती है, हिंदी में कैसे प्रकट होती है, वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। औष्ठ की बात करते हैं, प, दोनों होठ जो ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, बिना स्पर्श किए इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता। प और बिना होठ स्पर्श किए बोलेंगे तो क्या होगा, अब आप खुद एक बार अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं कि औष्ठ
प का उच्चारण करेंगे ओष्ठ से करेंगे तो शुद्ध होगा, ओष्ठ बिना यूज किए अगर इसका प्रयोग करेंगे तो प बोल ही नहीं सकते। यहाँ पर ये भी समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया। लेकिन स्वरों के अंतर्गत ओष्ठ, ओष्ठ का प्रयोग कहाँ होता है? अ आ ई उ। गोल हो गया मुंह, तो यहाँ क्या हुआ? उ और ऊ का प्रयोग हो गया। फिर कंठ तालु की बात आ गई। यहाँ पांचों वर्ग समाप्त हो गए, यहाँ ये तीनों समाप्त हो गए, यहाँ यह तीनों समाप्त हो गए। तब क्या होगा? स्पर्श व्यंजन कंठ तालु में कोई भी नहीं है, अंतस्थ व्यंजन कंठ तालु में कोई भी नहीं है, ऊष्म व्यंजन कंठ तालु में कोई भी नहीं है। अब क्या होगा? यहाँ बात करते हैं। तो कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर ए और ऐ, ये कंठ और तालु में आएंगे। आने के पीछे इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्या है? ए का जो निर्माण हुआ है इसको समझना है। ए का निर्माण कैसे हुआ है? ए का निर्माण हुआ है अ या आ, ठीक है ना, प्लस ई और ई, इनको मिलाकर हम लोगों ने जब संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, उस संयुक्त व्यंजन में मैंने आंशिक रूप से इस बात की जानकारी आपको दी थी कि ये जो संयुक्त स्वर की बात करते हैं, व्यंजन नहीं स्वर की बात करते हैं, संयुक्त स्वर की जब बात की थी, ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे संयुक्त स्वर हैं। तो ये संयुक्त स्वर बने क्यों? संयुक्त स्वर क्यों बनते हैं? अलग अलग स्वरों को मिलाकर जब एक नए स्वर का निर्माण होता है तो वहाँ संयुक्त स्वर की बात आती है। तो ये संयुक्त स्वर हो गया। बना कैसे? इन दोनों का उच्चारण होकर ए बन गया। अब आप खुद समझिए, बहुत आसान है, बहुत गजब की चीज़ है ये। आप लोग इसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में फैक्ट आ रहा है। यहाँ पर अ किससे होता है? अ किससे होता है? कंठ से, ये कंठ। यहाँ ई आ गया, ई किससे हो रहा है? तालु से। तो हमने इससे बनने वाली जो ध्वनि कौन सी है? ए है। तो हमने किसका नाम दे दिया? कंठ तालु का नाम दिया कि नहीं दिया? तो ये सिमिलर जैसा है, तो ये यहाँ पर हो गया, क्योंकि ए इसी से ही निर्मित होता है। तो क्या हो गया? ये किस में आएगा? कंठ तालु में आएगा। अब कंठोष्ठ की बात करते हैं। ना तो इसमें स्पर्श व्यंजन है, ना अंतस्थ व्यंजन है, और ना ही ऊष्म व्यंजन है, कोई भी नहीं है। तो कौन आएगा? यहाँ देखिए, ओ और ओ। अब आपको समझना क्या है? ओ का निर्माण कैसे हुआ? वही हम लोगों ने इसको संयुक्त स्वर कहा है। अगर इसको संयुक्त स्वर कहा है तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, अ और आ प्लस उ और उ, इनको मिलाकर ओ का निर्माण हुआ है। तो अ कौन है? कंठ है। अ कौन सी ध्वनि है? कंठे ध्वनि है। उ कौन सी ध्वनि है? ओष्ठे ध्वनि है, ओष्ठ की ध्वनि है। तो कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या बना? ओ बना, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा गया है। चलिए, इससे सरल कोई भी नहीं, कहीं नहीं। तो आप लोग आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दंतोष्ठ की। 8वें नंबर पर जो उच्चारण स्थान दिया गया है दंतोष्ठ की, यहाँ स्पर्श व्यंजन कोई भी नहीं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन तो वैसे भी खत्म हो गए थे, क च ट त प, पांचों में समाप्त हो गए थे, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो कोई नहीं, स्वरों की बात करते हैं तो कोई नहीं, लेकिन मैंने अंतस्थ व्यंजन को छोड़ा है। दंत और ओष्ठ ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लोग वह का उच्चारण करते हैं तो वह का उच्चारण करते समय नीचे वाले ओठ, होष्ठ और होठ और ऊपर वाले जो दांत हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए यह, लेकिन स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने की स्थिति क्रिएट होती है, स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं करते। क्यों? इसके पीछे भी एक गजब की चीज़ है, वो ये है कि वह और यह, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा गया है, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि इनका जब उच्चारण होता है तो उच्चारण स्थान
केवल स्पर्श करने की स्थिति में आता है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता। जैसे हम लोगों ने प का उच्चारण करते समय प दोनों होंठ आपस में पूरी तरह से चिपकते हैं, लेकिन व और य का जब भी उच्चारण करेंगे यह पूरी तरह से स्पर्श नहीं करेंगे, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपनी जो 2 ध्वनियाँ बची हुई है स्वर यंत्र और नासिका, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, इनका उच्चारण करने से पहले उच्चारण स्थान हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर हो गया, सभी कुछ आपके यहाँ आ गई। अब हम ध्वनि की बात करते हैं तो कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसे कंठ कहा जाता है। कंठ कहा जाता है। तालु से जो ध्वनि होती है उसे तालव्य कहा जाता है। तालव्य नहीं है, ता ल पूरा है, व आधा है और यह है, तालव्य कहा जाता है। मूर्धा से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। दंत से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे दंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत्य कहा जाता है। औष्ठ जो होती है उसे औष्ठ ध्वनि कहा जाता है। 5 आ गई, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ। इनकी जब ध्वनि होती है कंठ तालु होगी तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य दोनों की है ना, तो कंठ तालव्य हो गया। कंठ औष्ठ की बात करते हैं तो कंठोष्ठ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ की बात करते हैं तो दंतोष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्णों में आप लोग देख रहे हैं व्यंजन भी आ गया और स्वर भी आ गया, दोनों ही स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान आ गया। अब 2 बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? 2। एक बचा है स्वर यंत्र, एक बचा है नासिका। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी बताइए। अब हम लोग अपना जो शेष बचा हुआ पार्ट है उस शेष बचे हुए पार्ट की बात करते हैं, जो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। शेष बचा हुआ जो पार्ट है वह पहले तो है क्रमांक 9 क्रमांक में आएगा स्वर यंत्र। कौन आएगा? स्वर यंत्र। और 10वें क्रमांक पर आएगा नासिका। तो स्वर यंत्र में कौन आता है? आप लोगों ने देखा होगा कि ऊष्म व्यंजन में श श श सारे आ गए थे, बचा कौन था? ह बचा था। तो स्वर यंत्र में ह आ जाएगा। और स्वर यंत्र की जो ध्वनि है, ध्वनि स्थान जो है, ध्वनि का जो नाम है वह नाम है अली जीवा स्थान, अली जिह्वा। क्योंकि सही मायने में क्या होता है? सही मायने में ह का जो उच्चारण होता है वह अपनी नाभि स्थल से होता है। जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो नाभि में कंपन होती है। तो स्वर यंत्र हो गया। नासिके में क्या आएगा? जितने भी क, च, ट, त, प, इनके जो पंचम अक्षर हैं, सबसे पहले अंग, य, ण, न और म, और इसकी ध्वनि नासिका है तो इसे नासिक्य कह सकते हैं, नासिक्य। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने उच्चारण के आधार पर स्वरों के और व्यंजनों के भेदों के बारे में पढ़ा। निश्चित तौर पर आप लोगों को यह सारी की सारी बातें अच्छी लगी होगी, कंपटीशन में काम आने वाली है। किसी भी स्थान के बारे में उच्चारण किया जा सकता है, उच्चारण पूछा जा सकता है। आप लोगों से अंतिम बार निवेदन यही है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।